लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 साइंस के चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश पे बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड है। यदि आपने वीडियोज़ नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। ऊपर आई बटन पर वीडियो दे रहा हूँ, पहले उन वीडियोज़ को जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और हर एक सब्जेक्ट का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर मिल जाएगा। तो किसी भी वीडियो के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन का आप लोग जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं आपको इस चैनल का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। चलिए हम लोग इस चैनल को शुरू करते हैं। आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि वैसे मटेरियल्स जो एक सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं उन्हें हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। एक गिवन एलिमेंट का एक सैंपल जो है और एक गिवन कंपाउंड का एक सैंपल जो है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक गिवन एलिमेंट या फिर कंपाउंड एक सेम काइंड ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। मतलब जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं उसमें वो एक सेम काइंड के होते हैं। जो भी एटम्स मॉलिक्यूल्स उसमें रहते हैं वो एक सेम काइंड के रहते हैं। और डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट कंपाउंड्स जो है वो एक दूसरे से डिफर करते हैं अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, क्योंकि वो जो है डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज तक लगभग यदि प्रेजेंट में देखा जाए तो अभी जो है फिलहाल 118 एलिमेंट्स है और हर एक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को ईजिली डिस्क्राइब करना या फिर आप कह सकते हैं कि उसे स्टडी करना, उसके बारे में जानना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। एक एक करके सारे एलिमेंट्स के बारे में जानना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो जो एलिमेंट्स है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को जो शो करते हैं, मतलब वैसे एलिमेंट जो एक सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं तो उन्हें जो है एक साथ ग्रुप कर लिया जाता है और उनका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उससे स्टडी किया जाता है, ना कि पूरे एक एलिमेंट्स के एक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है। जो भी एलिमेंट्स होता है उसके साथ दूसरे जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसे ग्रुप कर दिया जाता है। उनके प्रॉपर्टीज़ को मिलाते हुए सिमिलर प्रॉपर्टीज यदि वो दिखाते हैं उन्हें ग्रुप कर दिया जाता है और उनके कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया जाता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो वैसे ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स जो कि ब्रॉडली क्लासिफाई किए गए हैं, बांटे गए हैं दो कैटेगरीज में, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। ये जो क्लासिफिकेशन है ये उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ऑक्यूरेंस ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का जो ऑक्यूरेंस है, मेटल्स जो है वो अर्थ क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट में जो मेटल्स है ये प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। एल्युमिनियम जो है ये सबसे अबंडेंट मतलब मेटल है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा वहाँ पर पाया जाता है। और ये जो है आयरन की तरफ फॉलो किया जाता है, मतलब आयरन से ही ये निकलता है, मतलब जो एल्युमिनियम ये आयरन से ही निकलता है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स हो गए जैसे कि सोडियम, पोटासियम, एल्युमिनियम और जिंक जो है ये नेचर में पाए जाते हैं उनके कंपाउंड्स के फॉर्म में, जैसे कि ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स के फॉर्म में, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड, ऐसा सब, पोटासियम सल्फाइड, बहुत सारे ऐसे उनके कंपाउंड्स के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम ये नेचर में अवेलेबल है, ऑकर करते हैं उनके एलिमेंटल और नेटिव स्टेट में। बहुत सारे नॉन मेटल्स जो है वो एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दो वेल नोन एग्जांपल्स हैं उन नॉन मेटल्स के। ज़्यादातर नॉन मेटल्स जो है वो अपने कंपाउंड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, जैसे कि ऑक्साइड और नाइट्रेट। सल्फर जो है अपने फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है और ये जो है कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, ये दोनों में एग्जिस्ट करता है। और ये कैसे होता है, तो ये सल्फाइड्स और सल्फेट्स के रूप में एग्जिस्ट करता है। कार्बन जो है अपनी नेटिव स्टेट में डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन के रूप में एग्जिस्ट करता है और ये जो है कंपाउंड्स के रूप में भी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है मिनरल्स एंड ओर्स। एक मिनरल नेचुरली ऑक्यूरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि अर्थ सरफेस के डीप में पाया जाता है। एक मिनरल है जिससे एक से ज़्यादा मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है प्रॉफिटेबली। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम जो है वो उसके बॉक्साइट ओर से निकाला जाता है और आयरन जो है उसे उसके हेमेटाइट ओर से निकाला जाता है। जो सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस होते हैं जो किसी एक मेटल को निकालने में, एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, मतलब काम में लाए जाते हैं, उसके प्योर फॉर्म में जब उसे निकाला जाता है उसकी ओर से, उसे कहा जाता है मेटलर्जी।
और जो एक्सट्रैक्शन है मेटल का उसके ओर से, वो इन स्टेप्स को, जो नीचे दिए गए स्टेप्स है, फॉलोइंग स्टेप्स है, उसको फॉलो करके निकाला जाता है उनके ओर से किसी भी मेटल को। सबसे पहला आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये जो है इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का प्रोसेस है, मतलब ओर में जो भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं उसे रिमूव करने का ये प्रोसेस है। सेकेंड है रिडक्शन। ये जो है ट्रीटिंग द मेटल ओर का प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में क्या होता है, मेटल जो अपने फ्री स्टेट में आता है, मतलब मेटल को जो है अपने फ्री स्टेट में लाया जाता है। थर्ड आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। जो मेटल ऑब्टेन किया गया है रिडक्शन के द्वारा वो जनरली इम्प्योर होता है। रिफाइनिंग जो प्रोसेस होता है, रिफाइनिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, उस इम्प्योर मेटल का प्यूरिफिकेशन होता है, उसे प्योर किया जाता है। अब हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। सबसे पहला आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल स्टेट, सभी मेटल्स मरकरी को छोड़ करके, जो कि एक लिक्विड है, वो जो है सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में। आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम और गोल्ड जो है ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं मेटल्स के। ओके, नॉन मेटल्स रूम टेम्परेचर में जो है वो सॉलिड में एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड और गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। कार्बन, सल्फर और फास्फोरस जो है और आयोडीन, ये नॉन मेटल्स के कुछ एग्जांपल है जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ब्रोमीन एक तरह के लिक्विड के रूप में एग्जिस्ट करता है, और जो क्लोरीन है, ऑक्सीजन है और जो नाइट्रोजन है, ये नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है जो कि गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली क्या होता है कि मेटल्स के पास जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होते हैं और उसके साथ साथ हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1536 डिग्री सेल्सियस, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये है 3000 डिग्री सेल्सियस। कुछ मेटल्स के साथ क्या होता है कि उनका जो है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल में सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये सिर्फ 28.7 डिग्री सेल्सियस ही है। नॉन मेटल्स के पास जनरली लो और उसके साथ ही साथ लो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, मतलब उनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। फॉर एग्जांपल जो सल्फर होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 119 डिग्री सेल्सियस, और इसके साथ भी कुछ एक्सेप्शंस भी है नॉन मेटल में। जो मेल्टिंग पॉइंट है डायमंड का, जो कि कार्बन का फॉर्म है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, वो है 3723 डिग्री सेल्सियस। तो हमें सभी में एक्सेप्शंस देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी। मेटल्स के पास जनरली क्या होता है, हाई डेंसिटी होता है। नॉन मेटल्स के पास जनरली लो डेंसिटी होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस अभी भी रहते हैं। सोडियम और पोटासियम जो कि एक मेटल्स है, उनका क्वाइट एक लो डेंसिटी है, उनका जो डेंसिटी है वो वाटर से भी कम है। फोर्थ आता है हार्डनेस। ज़्यादातर मेटल्स जो है वो बहुत ही हार्ड होते हैं, वो डिस्टोर्ड होने से पहले, मतलब डिस्टोर्ड होने के बिना वो जो है हाई प्रेशर्स का सामना कर सकते हैं। नॉन मेटल्स जो है वो जनरली हार्ड नहीं होते हैं, वो ब्राइटल होते हैं और उन्हें जो है ईजिली पीसेस में ब्रेक किया जा सकता है जब हम लोग उसे हैमर करते हैं। फिर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों मेटल्स हैं, लेकिन ये इतने सॉफ्ट है कि इन्हें नाइफ और रेजर ब्लेड में, चाकू और रेजर ब्लेड की हेल्प से हम लोग ईजिली कट कर सकते हैं। दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो डायमंड जो कि एक नॉन मेटल है और ये जो कार्बन का फॉर्म है, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कहा जाता है, इसे सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो एक्सेप्शंस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकता है। व्हाट इज़ द एक्सेप्शंस विथ सोडियम एंड पोटासियम मेटल्स। तो इस सब चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिफ्थ आता है लस्टर। मेटल्स के पास क्या है, उनके पास शाइनिंग सरफेस होता है, चमकता हुआ सरफेस होता है और उन्हें मेटलिक लस्टर कहा जाता है। नॉन मेटल्स के पास एक डल अपीयरेंस होता है क्योंकि वो नॉन लस्टरस होते हैं। आयोडीन एक सिर्फ ऐसा नॉन मेटल है, सिर्फ आयोडीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास नेचुरल लस्टर होता है। नेक्स्ट है मैलिएबिलिटी। मेटल जो है ये मैलिएबल होते हैं क्योंकि इन्हें जो है थिन शीट्स में हैमर्ड करके इन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब यदि हम लोग मेटल्स को हैमर करते हैं तो इसे हम लोग थिन शीट्स में
कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये जो शीट्स है ये थिन शीट्स में बिना टूटे हुए कन्वर्ट हो सकते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं ये नॉन मेलिएबल होते हैं, क्योंकि इन्हें शीट्स में हैमर नहीं किया जा सकता है। ये ब्राइचल होते हैं, और जब हम लोग इसे हैमर करते हैं तो ये पीसेस में ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन ये थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। अब डक्टिलिटी, मेटल्स को थिन वायर्स में निकाला जा सकता है, मतलब मेटल्स जो है उन्हें थिन वायर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो थिन वायर्स कन्वर्जन का जो प्रॉपर्टी है मेटल्स का, इसे कहा जाता है डक्टिलिटी। कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन वायर्स को आप लोग हमेशा देखते होंगे, ये कॉमनली इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में यूज़ किए जाते हैं। नेट डोर्स को बनाने में यूज़ किए जाते हैं, वायर मेशेस को बनाने में और बहुत चीज़ों में ये यूज किए जाते हैं। नॉन मेटल जो है ये नॉन डक्टाइल होते हैं, क्योंकि इन्हें वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखिए डक्टिलिटी का एक चीज़ और, यहाँ तक कि गोल्ड और सिल्वर को भी चेंज किया जा सकता है वायर्स में, लेकिन वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए कॉपर एल्युमिनियम ही ज़्यादातर यूज़ होता है, आयरन ही ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये मेटल का या फिर किसी सब्सटेंस का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें एक सब्सटेंस लॉट ऑफ स्ट्रेंथ को बियर कर सकता है बिना टूटे हुए, बिना ब्रेक हुए। मेटल्स के पास ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उनके डक्टिलिटी के कारण और मेलिएबिलिटी के कारण। नॉन मेटल्स के पास उतना टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता है, कार्बन फाइबर को छोड़ करके। नाइन्थ है कंडक्टिविटी। किसी भी मटेरियल का एबिलिटी हीट को ट्रांसफ़र करने का, मतलब इलेक्ट्रिक करेंट्स और हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का जो एबिलिटी होता है किसी भी मटेरियल का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, और इसे जो है कंडक्टिविटी का इंडिकेटर लिया जा सकता है, मतलब उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। हम लोग दो टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी हमेशा उसको बोलते हैं, पहला थर्मल कंडक्टिविटी और दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब हमारे पास हम लोग इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी, जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है एक मटेरियल का, वो उसके ईज का मीज़र होता है, जिसके साथ जो हीट होता है वो फ्लो हो सकता है, उससे फ्लो हो सकता है। एक्टिविटी 3, हम लोगों को एक बीकर में कुछ गर्म पानी लेना, हॉट वाटर लेना है, और उसमें हम लोगों को आयरन रॉड रख देना है। एक इन आयरन रॉड को हम लोग उसमें रख देना है, और जो आयरन एंड का दूसरा छोर है, मतलब आयरन रॉड का जो दूसरा छोर है, दूसरा एंड है, उसे हम लोगों को छूना है। कुछ देर बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो आयरन रॉड है ये भी गर्म हो चुका है। ये जो एक्टिविटी था ये हमें ये दिखाता है कि जो मेटल्स है वो ईजिली हीट एनर्जी को कंडक्ट कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। तो जो मेटल्स है ये गुड थर्मल कंडक्टर्स होते हैं। इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं जैसे कि कॉपर और आयरन, ये कुकिंग यूटेंसिल्स को बनाने में यूज़ किए जाते हैं और वाटर बॉयलर्स को बनाने में यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है एक मटेरियल का, ये उसके ईज का मीज़र होता है, जिसके साथ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। एक्टिविटी 4, हम लोगों को बैटरी के दो टर्मिनल्स को एक स्मॉल बल्ब के दो टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर देना है कॉपर वायर्स को यूज़ करके, जैसा कि इस फिगर में दिखाया हुआ है। हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो बल्ब है ये ग्लो करना स्टार्ट हो चुका है। ये हम लोगों को कॉपर वायर्स के बारे में ये दिखाता है कि जो कॉपर वायर होते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट को बैटरी से बल्ब तक पहुंचा सकते हैं, उसे कंडक्ट कर सकते हैं। तो एक्टिविटी 4 हम लोग समझ गए। अब देखते हैं ये जो एक्टिविटी है ये हम लोग को ये भी दिखाता है कि जो मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, इस प्रॉपर्टी के साथ क्या होता है कि जो मेटल वायर्स होते हैं जनरली जो कॉपर वायर होते हैं, इसलिए इसे इलेक्ट्रिक फिटिंग्स में यूज़ किया जाता है। नॉन मेटल्स जनरली पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। ज़्यादातर नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स होते हैं, मतलब कि ज़्यादातर नॉन मेटल्स जो है नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को उतना ईजिली कंडक्ट नहीं कर पाते, इलेक्ट्रिक करंट्स और हीट को। हाउएवर जो ग्रेफाइट है ये कार्बन का फॉर्म है और ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और इसे बैटरी में यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसके बारे में आप लोग मतलब इलेक्ट्रिक करंट्स और उसके केमिकल इफेक्ट्स के बारे में पूरा चैप्टर आपके पास है, 16 चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफेक्ट। वहाँ पर कंडक्टर और इंसुलेटर्स को मैंने अच्छा समझाया हुआ है।
और उस चैप्टर का वीडियो अपलोड है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे वीडियो दे रहा हूँ, तो उस वीडियो को जाकर के पहले जरूर देख लीजिएगा, मैंने पूरा चैप्टर डिटेल में समझाया हुआ है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सोनोरोसिटी। जब मेटल के एक पीस को किसी चीज़ से स्ट्रक किया जाता है, मतलब कुछ हार्ड चीज़ से स्ट्रक किया जाता है, तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। और ये जो प्रॉपर्टी होता है मेटल का, इसे कहा जाता है सोनोरोसिटी। मेटल्स जो है वो उन्हें हम लोग सोनोरस भी कह सकते हैं। इस प्रॉपर्टी के साथ जो मेटल्स होते हैं वो बेल्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉन सोनोरस होते हैं। अब हमारे पास नीचे एक टेबल दिया हुआ है, और ये जो टेबल है ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में है। तो आप पूरा टेबल इजीली देख सकते हैं। प्रॉपर्टी दिया हुआ है, फिर मेटल दिया हुआ है, और फिर नॉन मेटल के बारे में दिया है। सबसे पहले फिजिकल स्टेट। मेटल्स जो है ये सॉलिड होते हैं मरकरी को छोड़ करके, और नॉन मेटल्स ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैसियस भी हो सकते हैं। तो ये आप लोग कर दीजिएगा। ओके, सेकेंड है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और नॉन मेटल्स का क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। डेंसिटी, मेटल्स का हाई डेंसिटी होता है और नॉन मेटल्स का लो डेंसिटी होता है। हार्डनेस, जो मेटल्स होते हैं ये क्वाइट हार्ड होते हैं सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, क्योंकि इसे हम लोग इजली नाइफ और रेजर ब्लेड से काट सकते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये उतने हार्ड नहीं होते हैं डायमंड को छोड़ करके। फिफ्थ, ये जो है नेचुरल साइन को पोज करते हैं लस्चर। नेचुरल साइन का मतलब लस्चर। और जो नॉन मेटल्स होते हैं इनका अपीयरेंस बहुत ही डल होता है। सिक्स, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेटल्स मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स ना ही मेलिएबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। सेवेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स के पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, और नॉन मेटल्स के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ होता ही नहीं है कार्बन फाइबर को छोड़ करके। हर जगह आप एक्सेप्शंस देख रहे हैं, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में यदि आप डिफाइन कीजिएगा तो एक्सेप्शंस आपको हमेशा ध्यान में रखने होंगे। 8 नंबर, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो मेटल्स है ये गुड थर्मल कंडक्टर्स भी है और गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स भी है, लेकिन जो नॉन मेटल्स ये नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स है, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ करके। 9th है सोनोरोसिटी। मेटल्स सोनोरस होते हैं और नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं जो कि मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ को भी दिखाते हैं और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ को दिखाते हैं। तो इन एलिमेंट्स को कहा जाता है मेटलॉइड्स। तो इसका एग्जांपल क्या क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एर्सेनिक, ये सब मेटलॉइड्स के कुछ जाने पहचाने एग्जांपल्स है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों जो है एक दूसरे से डिफर करते हैं, अलग है उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी। अब हम लोग मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, नॉन मेटल्स के साथ क्या क्या उनके बीच में कंपैरिजन हम लोग देखते चलिए। सबसे पहला है कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, एक्टिविटी 5, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। हम लोगों को एक मैग्नीशियम रिबन को पकड़ना है टोंग्स के पेयर से और उसे इग्नाइट करना है। मैग्नीशियम रिबन जो है ये ब्राइट वाइट लाइट के साथ जलेगा, बर्न करेगा और वाइट पाउडर को फॉर्म करेगा। जो वाइट पाउडर फॉर्म हुआ है यही है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका इक्वेशन मेरे पास क्या आया बन के, 2Mg + O2 2MgO। अब हम लोगों को इस वाइट पाउडर को कलेक्ट कर लेना है और हम लोगों को इसे वाटर में डिसॉल्व करना है। अब हम लोगों को इस सॉल्यूशन में रेड लिटमस को डीप करना है, मतलब रेड लिटमस का जो स्ट्रिप है उसे हम लोगों को डीप करना है। जो रेड लिटमस है ये ब्लू में चेंज हो जाएगा और हम लोगों को ये दिखाएगा कि जो सॉल्यूशन है ये एल्कलाइन है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करता है जो कि एक एल्कलाई है। और इसके कारण क्या होता है कि जो रेड लिटमस है ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसका इक्वेशन मेरे पास बन के आया है MgO + H2O, MgOH2 जो कि एक्वस है, और हमारे पास MgO ये सॉलिड था और H2O ये हमारे पास लिक्विड था वाटर के फॉर्म में। ये जो एक्टिविटी है
ये हम लोगों को ये दिखाता है कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं मेटेलिक ऑक्साइड को फॉर्म करने के लिए, जो कि बेसिक होते हैं नेचर में। पोटेशियम के, सोडियम, Na और कैल्शियम ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं रूम टेम्परेचर में भी, अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट है एक्टिविटी 6। हम लोगों को चारकोल के एक छोटे से टुकड़े को लेना है, स्मॉल पीस को लेना है, जो कि कार्बन का एक फॉर्म है, एक डिफ्लेगेटिंग स्पून में, और उसे इग्नाइट कर देना है। हम लोगों को स्पून को एक गैस जार में रख देना है और उसे एक लीड से कवर कर लेना है। हम लोगों को स्पून को जार से हटा देना है कुछ देर बाद। अब हमें उस जार में कुछ वाटर को ऐड करना है और उसे फिर से कवर कर देना है। गैस जार में जो भी कंटेंट्स उसे हम लोगों को अच्छे से शेक करते हुए मिलाना है, मिक्स करना है, और जो सॉल्यूशन हमारे पास आया इसे हम लोगों को वाच ग्लास में डाल लेना है। और अब हम लोगों को ब्लू लिटमस के स्ट्रिप को, मतलब ब्लू लिटमस पेपर के स्ट्रिप को इसमें डीप करना है, डुबाना है। जो ब्लू लिटमस है ये रेड में चेंज हो जाएगा, और ये हम लोगों को ये दिखाता है कि जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है नेचर में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चारकोल है, कार्बन का फॉर्म है चारकोल, ये एयर के प्रेजेंस में बर्न होता है, जलता है कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करने के लिए, जो वाटर में डिजॉल्व होकर एक एसिड को बनाता है, कार्बनिक एसिड को। तो हमारे पास इक्वेशन आया चारकोल प्लस ऑक्सीजन, जो कि एयर से हम लोगों ने लिया है, तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये बन गया H2CO3 एक्वस, और ये था कार्बनिक एसिड। तो जो एसिड है ये ब्लू को रेड, मतलब जो एसिड है ये ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देता है, बदल देता है। ये जो एक्टिविटी हम लोग को ये दिखाता है कि नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बनाते हैं, जो कि एसिडिक होते हैं नेचर में। अब नेक्स्ट आता है रिएक्शन विथ वाटर, एक्टिविटी 7। हम लोगों को मैग्नीशियम रिबन के एक पीस को ले लेना है, उसके सरफेस को हम लोगों को सैंड पेपर को यूज़ करके रब करना है, मतलब साफ़ करना है। उसके सरफेस को हम लोगों को सैंड पेपर को यूज़ करके उसमें रब करके उसे साफ़ कर लेना है, उसके ऑक्साइड के लेयर को रिमूव करने के लिए। अब हमें उसमें एक बॉइलिंग पॉइंट में डाल देना है। अब ट्यूब को हम लोगों को वाटर से हाफ फिल कर देना है। अनदर बॉइलिंग ट्यूब को हम लोग को इन्वर्ट करना है फर्स्ट बॉइलिंग ट्यूब के माउथ के ऊपर, और अब हम लोगों को इन दोनों चीज़ों को फ्लेम के ऊपर गर्म करना है जेंटली, एक बर्न से बर्नर के ऊपर, जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो गैस का सॉल्यूशन है ये बबल्स के फॉर्म में है। अब हम लोग को बर्नर को रिमूव कर देना है, और केयरफुली हम लोग को जो ऊपर वाला इन्वर्टेड बॉइलिंग ट्यूब है इसके पास हम लोगों को स्प्लिंटर लाना है, बर्निंग स्प्लिंटर लाना है। ये जो है क्रैकलिंग साउंड के साथ बर्न होगा, जलेगा, मतलब चट की आवाज़ के साथ ये जलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मैग्नीशियम है ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं हीट करने पे, और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, जो कि पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होता है, जलता है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया है, Mg प्लस 2H2O, हीट देने पे MgOH2 एक्वस प्लस हाइड्रोजन। ये एक्टिविटी हम लोगों को ये दिखाता है कि जो मेटल्स है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। मेटल्स जो है वो वाटर के टूवर्ड्स में अपने रिएक्टिविटी में डिफर करते हैं। फॉर एग्जांपल में आप देख सकते, उदाहरण के लिए जो सोडियम और पोटेशियम है ये बहुत ही सख्ती के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये जो रिएक्शन है ये हीट को गिव आउट करता है, और इतना ज़्यादा हीट निकलता है कि जो हाइड्रोजन जो कि इवॉल्व हुआ है उसमें वो फायर को कैच कर लेता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो मेटल्स है इन्हें किरोसिन और पैराफिन वैक्स के अंडर रखा जाता है। मैग्नीशियम ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये हीट करने पे, उसे गर्म करने पे ये रिएक्ट कर सकता है। जिंक बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और आयरन वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। और ये हम लोग ये दिखाता है कि ये सब जो है लेस रिएक्टिव है। मेटल्स जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और मरकरी ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। नॉन मेटल्स जो है ये भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, कुछ रिएक्टिव नॉन मेटल्स इन्हें वाटर में रखा जाता है
एयर के साथ उनके रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। एग्जाम्पल में फास्फोरस को वाटर में रखा जाता है एयर के कांटेक्ट में आने से बचाने के लिए। ये फायर कैच कर लेता है एयर के रिएक्शन, जब भी ये एयर के साथ रिएक्शन में आता है ये तुरंत ही फायर कैच कर लेता है। अब रिएक्शन विथ एसिड्स। एक्टिविटी 8, हम लोगों को कुछ आयरन रेन्स लेने हैं और उसके सरफेस को हम लोगों को सैंड पेपर के साथ रब करके रगड़ के उसे साफ़ कर देना है। उसे हम लोगों को एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना है और उसमें हम लोगों को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है उस ट्यूब में। और हम लोगों को दूसरा टेस्ट ट्यूब ले लेना है और उसे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर रख देना है। हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि एक इवोल्यूशन होता है गैस का बबल्स के फॉर्म में। अब हम लोगों को ध्यान से हम लोगों को एक बर्निंग स्प्लिंटर लाना है उस इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब के माउथ के नियर में, मतलब उसके सामने। ये जो है पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करता है, जो हम लोगों को हाइड्रोजन के इवोल्यूशन को दिखाता है। हम लोग मैग्नीशियम रिबन्स को फिर जिंक ग्रैन्यूल्स को यूज़ करके इस एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हैं और दूसरी एसिड्स के साथ हमें इसे रिएक्ट करने देना है, जैसे कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स। अब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर करने की बात आ गई है। तो यहाँ पे हमारे पास फिगर दिया हुआ, इमेज दिया हुआ, आप लोग इसे देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एज पर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब इक्वेशंस देखते हैं, कुछ रिएक्शंस देखते हैं। तो Fe जो कि सॉलिड था, ये 2H3L मतलब HCl के साथ रिएक्ट करता है, जो कि एक्वस है। FeCl2 फॉर्म होता है प्लस H2 हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। हाइड्रोजन गैस ये गैस फॉर्म में है। फिर सेकेंड हमारे पास है Zn जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये फॉर्म होता है ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, तो फॉर्म हो ही रहा है। अब ये एक्टिविटी हम लोगों को ये दिखाता है कि ज़्यादातर मेटल्स ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं और मेटल सैल्ट्स को मेटल साल्ट्स को फॉर्म करते हैं। कुछ मेटल्स जैसे कि कॉपर और लीड ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करते हैं। मेटल्स जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम ये भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स ये भी जनरली क्या होता है, ये भी एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ नॉन मेटल्स जैसे कि सल्फर और फास्फोरस ये हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये भी हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करते हैं। रिएक्शन विथ एल्कलीज, ज़्यादातर मेटल्स जो है ये एल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। एल्युमिनियम और जिंक कर सकते हैं, हाउएवर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो रिएक्शन और पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो रिएक्शन है उनके साल्ट्स को फॉर्म करने के लिए होता है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करने के लिए होता है। अब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, एक एलिमेंट का टेंडेंसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करने का, कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए, ये उनके रिएक्टिविटी का इंडिकेटर है। ज़्यादा टेंडेंसी एक एलिमेंट का कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए होता है, उतना ही ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है। सभी मेटल्स के पास सेम रिएक्टिविटी नहीं होता है। कुछ मेटल्स जो है वो दूसरे मेटल्स की तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनके पास ज़्यादा टेंडेंसी होता है कंपाउंड्स को फॉर्म करने का। कुछ मेटल्स जो है वो कंपाउंड्स के फॉर्म में ऑकर करते हैं अर्थ क्रस्ट में। लेसर रिएक्टिव मेटल्स जो है वो उनके नेटिव स्टेट में ऑकर करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस में जो डिफरेंट मेटल्स का जो रिएक्शन का इन्वॉल्विंग है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ, तो मेटल्स को उनके रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। जो सीरीज है मेटल्स का उन्हें उनके इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी के रूप में उनके उस ऑर्डर में अरेंज किया गया है, जिसे कहा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज। टेबल 2 हम लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास दिया हुआ है। टेबल 2 रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, सिंबल है, उसके बाद फिर उसका नेम है, फिर सिंबल है, फिर नेम है। तो के पोटासियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Sn टीन, Pb लीड, Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, Pt प्लेटिनम। पोटेशियम और
पोटेशियम जो है ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और जो प्लेटिनम है ये लीस्ट रिएक्टिव है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। किसी एक मेटल का रिएक्शन एक एसिड के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें कि मेटल हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस कर देता है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स जो है वो लेसर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन, साल्ट के उनके एक्वस सॉल्यूशन से। ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा एग्जांपल है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफिनेशन क्या हो गया? ए रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेसर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा एग्जांपल है। अब हम लोग इसे समझने के लिए दूसरा एक अच्छा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटी 9, हम लोगों को 50 ml लेना है वाटर का एक बीकर में और हम लोगों को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स को उसमें डाल देना है, डिजॉल्व कर देना है। एक ब्लू कलर सॉल्यूशन हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। उसमें हम लोगों को मैग्नीशियम रिबन को डीप करना है, डुबाना है। हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का ये कुछ देर बाद फेड कर जाता है और जो सॉल्यूशन है ये कलरलेस बन जाता है। तो जो मैग्नीशियम रिबन है ये ब्राउन लेयर के साथ कोटेड होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मैग्नीशियम है ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से डिस्प्लेस और इसे कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देता है। जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये कलरलेस हो जाता है और जो कॉपर मेटल है जो कि मैग्नीशियम रिबन में डिपॉजिट हो जाता है वो ब्राउन कोटिंग के रूप में अपीयर होता है। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये इस फॉलोइंग इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। Mg + CuSO4 एक्वस। CuSO4 क्या है? एक्वस। और Mg ये सॉलिड है। रिएक्शन के बाद क्या आता है हमारे पास? जो प्रोडक्ट है वो क्या आता है? MgSO4 ये एक्वस है प्लस Cu। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है नोबल मेटल्स। हम लोग यदि रिएक्टिविटी सीरीज से देखें तो प्लेटिनम जो है ये लेस रिएक्टिव मेटल है। ये एयर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है, वाटर, एसिड, बेसिस के साथ और कुछ दूसरे सब्सटेंस के साथ ये रिएक्ट नहीं कर सकता है। दूसरा मेटल जो कि एक सिमिलर बिहेवियर शो करता है ये है गोल्ड। गोल्ड और प्लेटिनम को नोबल मेटल कहा जाता है। नोबल मेटल जो है ये लेस रिएक्टिव होते हैं और ये जो है उनके आसपास के सब्सटेंसेस से उतने अफेक्ट नहीं होते हैं। ये ट्रांजिस्ट भी नहीं होते हैं और अपने लश्यर को एक बहुत ही लंबे समय तक ये रिटेन करके रख सकते हैं। ये दोनों नोबल मेटल्स हाईली डक्टाइल भी है और मेलिएबल भी है। इन्हें हम थिन वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और थिन फॉइल्स में भी हम लोग इसे बीट करके चेंज कर सकते हैं। ऐसा ही और इसी प्रॉपर्टी के कारण गोल्ड और प्लेटिनम को ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और दूसरे मेटल्स के ऊपर गोल्ड का प्लेटिंग भी किया जा सकता है जैसे कि कॉपर और सिल्वर, और ये अभी भी किया और आज भी ये किया जाता है। और प्लेटिनम को आज भी जो दांतों का इलाज होता है उसमें यूज़ किया जाता है और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने में भी उसमें यूज़ किया जाता है। प्योर गोल्ड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो इसे ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अपने प्योर फॉर्म में ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो ज्वेलरी बनाने के लिए इसमें सिल्वर और कॉपर को मिक्स किया जाता है और मिक्स इसलिए किया जाता है ताकि इसे अप्रोप्रिएटली हार्ड बनाया जा सके, इतना हार्ड बनाया जा सके ताकि उससे हम लोग ज्वेलरी बना सकते हैं। तो आप लोगों को इसका रीज़न भी मिल गया कि क्यों प्योर गोल्ड को ज्वेलरी बनाने में यूज़ नहीं किया जाता है। जो प्योरिटी है गोल्ड का वो कैरेट्स के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। जो कैरेट नंबर है ये गोल्ड मतलब किसी भी दूसरे मेटल्स के साथ जब उसे मिक्स किया गया है, गोल्ड का जब मिक्सचर किया गया है तो उस 24 पार्ट्स में कितना गोल्ड प्रेजेंट है उसी को हम लोग कैरेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल में यदि 22 कैरेट गोल्ड है तो इसका मतलब हुआ कि 22 पार्ट्स जो है प्योर गोल्ड का उसमें प्रेजेंट है। उस 24 पार्ट्स में 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड का है और बाकी जो 2 पार्ट्स है ये सिल्वर का हो सकता है या फिर कॉपर का हो सकता है। तो इससे हम लोगों को ये समझ में आता है कि जो प्योर गोल्ड है इसे हम लोग 24 कैरेट गोल्ड रेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ मेटल्स, एलॉयज एंड नॉन मेटल्स।
यूजेज ऑफ कॉमन मेटल्स। मेटल्स जो हमारी डेली लाइफ के एक इंटीग्रल पार्ट बने हुए हैं एंशियंट टाइम से। ये डिफरेंट सिविलाइजेशंस के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। आज भी हम लोग बहुत सारे मेटल्स को बहुत सारे पर्पस के लिए अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जो मोस्ट कॉमनली मेटल्स जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड सिल्वर। आयरन जो है वो वाइडली यूज मेटल है। इसे कुकिंग वेसल्स बनाने में यूज़ किया जाता है, वाटर बॉयलर्स बनाने में यूज़ किया जाता है, स्टोव, टॉयज़, टूल्स, पाइप्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ओके, चेन्स, वायर्स, नेल्स, बोल्ट्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और भी बहुत कुछ, ये सब सभी बनाने में आयरन का यूज़ किया जाता है। सेकंड आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है वो बहुत ही लाइट मेटल है और इसे एयरक्राफ्ट बॉडीज़ बनाने में यूज़ किया जाता है। कुकिंग वेसल्स भी इससे बनाए जाते हैं और इसका जो थिन फॉइल्स है, मतलब जब इसे मेलिएबल किया, मतलब मेलिबिलिटी जो है इसका, जब इसे थिन फॉइल्स में चेंज किया जाता है तो पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ्स और मेडिसिन के लिए से भी यूज़ किया जाता है। कॉपर जो है ये इलेक्ट्रिक केबल्स और इलेक्ट्रिक गुड्स को बनाने में वाइडली यूज मेटल है। ज़्यादातर इलेक्ट्रिक केबल्स और अदर इलेक्ट्रिक गुड्स में आप देखिएगा कि इसमें कॉपर ही ज़्यादातर यूज़ होता है और कुकिंग वेसल्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं इसके कुछ गुड्स दिखाए गए हैं, मतलब कुकिंग वेसल्स दिखाए गए हैं। सिल्वर जो है इसे ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है, डेकोरेशन पीसेस बनाने में यूज़ किए जाते हैं, टेबल वेयर एक्सेट्रा। सिल्वर जो है ये भी हाईली मेलिएबल है तो इसे थिन फॉइल्स में भी चेंज किया जाता है और इसे डेकोरेटिंग फूड आइटम्स बनाने में भी इसका मदद लिया जाता है, हेल्प लिया जाता है या फिर इससे बनाया जाता है। सिल्वर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर भी है, लेकिन इसे कॉमनली इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में इसलिए यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये सिल्वर्स बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। इनके महंगे होने के कारण इन्हें इलेक्ट्रिक फिटिंग्स में यूज़ नहीं किया जाता है। और तो गोल्ड को भी चेंज किया जा सकता है थिन वायर्स में, ये सब बहुत महंगे हो जाते हैं। अब है यूजेस ऑफ एलॉय। किसी भी मेटल को उनके प्योर फॉर्म में यूज़ करने के अतिरिक्त हमारे पास मेटल्स को उनके एलॉय के फॉर्म में यूज़ करने का भी ऑप्शन रहता है। अब एलॉय क्या है? एलॉय एक दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर है और फिर एक मेटल या फिर एक नॉन मेटल का मिक्सचर है। मतलब मेटल नॉन मेटल को मिला के भी बनाया जाता है एलॉय को, लेकिन जो दूसरे मेटल्स का हम लोगों को एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में यूज़ करना चाहिए, चाहे वो नॉन मेटल हो चाहे वो मेटल हो, एलॉय को बनाने के लिए। और जो प्रॉपर्टीज़ है किसी भी गिवन मेटल का उसे भी हम लोगों को ध्यान में रख के उस चीज़ को एलॉय को बनाना चाहिए। ये सब बड़े बड़े फैक्ट्रीज में एलॉयज़ बनते हैं। एलॉयज़ क्या होते हैं, इसका फ़ायदा क्या क्या है कि एलॉयज़ जनरली स्ट्रॉन्गर होते हैं, हार्डर होते हैं और कोरोजन के लिए रेसिस्टेंट होते हैं। इसमें उतना जल्दी कोरोडेड नहीं होते हैं प्योर मेटल से। ओके, तो हम लोगों के पास कुछ यूजेस दिए गए हैं कुछ कॉमन एलॉयज़ के टेबल 3 में। तो हम लोग देखते हैं क्या है टेबल 3 में। टेबल 3 में कुछ वेल नोन एलॉयज़ के यूजेस दिए गए हैं। नेम क्या है एलॉय का? स्टील। बना किससे मिलके है? तो आयरन प्लस कार्बन। किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मशीन पार्ट्स। सेकेंड है स्टेनलेस स्टील। ये बना है आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकेल। इसे यूज़ किया जाता है कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में, कटलरी बनाने में, सर्जिकल इम्प्लीमेंट्स बनाने में। थर्ड आता है ब्रास। ब्रास बना है कॉपर प्लस जिंक से। इसे कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ किया जाता है, डेकोरेटिव स्टैचूज बनाने में यूज़ किए जाते हैं, नट्स एंड बोल्ट्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं। फोर्थ आता है हमारे पास ब्रोंज। ब्रोंज बना है कॉपर प्लस टीन से। इसे भी कुकिंग यूटेंसिल्स, कॉइन्स, मेडल्स, स्टैचूज और डेकोरेटिव आइटम्स के लिए यूज़ किया जाता है। जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर ये जो है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल से बना हुआ और इसे टेबल वेयर बनाने में यूज़ किया जाता है। ड्यूरालुमिन। ये जो है एल्युमिनियम प्लस कॉपर प्लस मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज से बना हुआ है और इसे एयरक्राफ्ट बॉडीज़ में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में यूज़ किया जाता है, अंडर सी वेसल्स में यूज़ किया जाता है। उसके बाद है एल्निको। ओके, ये बना हुआ है एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट और इसे मैग्नेट बनाने में यूज़ किया जाता है। लास्ट है गन मेटल। गन मेटल कॉपर प्लस टीन प्लस जिंक से बना हुआ है जिसे गन बैरल्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं। अब हमारे पास आता है यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। सभी चीज़ें पढ़ने के बाद जो लास्ट टॉपिक हमारे पास दिया हुआ है ये है यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, कि नॉन मेटल्स का क्या क्या यूज़ है।
कुछ कॉमन यूजेस है नॉन मेटल्स के। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या कॉमन मेटल यूजेस है नॉन मेटल्स के जो हमारे पास दिए हुए हैं। नाइट्रोजन को फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ किया जाता है, जो कि किसी भी सीड और प्लांट के ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एसेंशियल है, ज़रूरी है। सेकेंड, फॉस्फेरस को मैच बॉक्स इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है और फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। और जो फॉस्फोरस है ये एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट यूज़ हमारे पास नॉन मेटल का है कि आयोडीन को एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है। फोर्थ है, सल्फर को फायर क्रैकर्स बनाने में यूज़ किया जाता है, गन पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में यूज़ किया जाता है। फिफ्थ, ऑक्सीजन जो है ये भी एक नॉन मेटल है और ये सभी लिविंग बींग्स के लिए उनके ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए अर्थ पे बहुत ही एसेंशियल है, तो ऑक्सीजन भी हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। सिक्स, डायमंड जो कि एक कार्बन का फॉर्म है, इसे ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है, कटिंग ग्लास बनाने में यूज़ किए जाते हैं और टूल्स के ग्राइंडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। लास्ट मेरे पास दिया है ग्रेफाइट, ये भी कार्बन का ही फॉर्म है जिसे पेंसिल और बैटरीज में यूज़ किया जाता है। पेंसिल में जो आपका जिस टिप से आप लिखते हैं वो ग्रेफाइट का ही बना हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स, ये सब फर्टिलाइजर्स, ये सब के बारे में आप लोग 9th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यदि आपने 9th चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे मैं वीडियो दे रहा हूँ, पहले आप लोग जाकर के 9th चैप्टर का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट इस 8th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समझा दिया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके जैसे वीडियोस को लाता रहता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग आगे के चैप्टर्स की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।